हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे भाई, सेल इन मिक्स्ड ग्रुपिंग के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। जो हमारी थर्ड टाइप है सेल इन मिक्स्ड ग्रुपिंग। देखो भाई, पहले हमने किसके बारे में किए थे, सेल इन सीरीज ग्रुपिंग, सेल इन पैरेलल ग्रुपिंग। लेकिन आज हम बात करेंगे सेल इन मिक्स्ड ग्रुपिंग के अंदर, यानी सेल हमारे सीरीज में भी लेंगे और पैरेलल में भी लेंगे और फिर हम उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फिर वहां से हम टोटल करंट निकालेंगे कि मैक्सिमम करंट हमारा कब आएगा सर्किट के अंदर। तो देखो, इसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक डायग्राम बना देते हैं कि मैं एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल मान लेता हूँ। ठीक है, उनको मैं सीरीज में भी ऐड कर देता हूँ, यानी कितने भी हम इनफाइनाइट नंबर तक ऐड कर सकते हैं और इनके हम कितनी भी रो बना सकते हैं भाई, एक दो चार, जितनी भी हम इनफाइनाइट नंबर हम इनकी रोज बना सकते हैं। तो ये हमने कर दिया भाई। इसको हमने क्या कर दिया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से हमने इनको क्या कर दिया भाई ना, कनेक्ट कर दिया। इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने क्या मान ली, आर मान ली। ये हमने पॉइंट ए मान लिया, ये हमने क्या मान लिया, पॉइंट बी मान लिया। अब देखो, हमने इनको सीरीज में भी लगा दिया और क्या लगा दिया, पैरेलल में भी लगा दिया। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि ये हमारे पास क्या है, रो है, ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये क्या भाई थर्ड रो है। इस तरह हमारी नंबर ऑफ रोज होती है भाई। अब मैंने क्या मान ली कि कितने नंबर ऑफ रोज मान ली भाई, एम नंबर ऑफ क्या मान ली मैंने, रोज मान ली। m is equal to number of rows। m मैंने नंबर ऑफ रोज मान लिया कि इस तरह मैं क्या करता हूँ, m नंबर ऑफ n इनफाइनाइट तक मैं लगा सकता हूँ इसके नीचे। तो मैं कितनी मान ली कि इनफाइनाइट तक मैंने m नंबर ऑफ रोज मान ली। ठीक है, और एक रो के अंदर कितने नंबर सेल मान लिए, n नंबर ऑफ सेल मान लिए, यानी n इज इक्वल टू में नंबर ऑफ सेल इन ईच रो। हर एक रो के अंदर कितने नंबर ऑफ सेल मान लिए भाई, ई मान लिए। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, आइडेंटिकल सेल लगा रहा हूं ना, तो सभी की ईएमएफ भी मैं किसके इक्वल मान लेता हूं, ई के इक्वल मान लेता हूं। ई मेरे पास क्या आती है भाई, ईएमएफ ऑफ ईच सेल। ठीक है, तो हर एक सेल की मैंने ईएमएफ क्या मान ली, ई मान ली। आर मैंने क्या मान लिया भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। हर एक सेल का मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस क्या मान लिया भाई, स्मॉल आर के इक्वल मान लिया। अब देखो, सबसे पहले मुझे क्या निकालना, करंट। करंट किसके इक्वल होता है, V बाई आर। यानी करंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, V और R की। और V क्या होती है हमारी, EMF, और R हम यहां से निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें EMF और R की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर हम क्या निकालेंगे वहां से, I की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले ये n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल हैं एक रो के अंदर। ठीक है, और सभी का रेजिस्टेंस क्या है, R है। तो सीरीज के अंदर जब मैं n नंबर ऑफ सेल को जोड़ता हूं तो मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस क्या जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर n नंबर तक लिए तो कितना हो जाएगा, n तक मैं उनको ऐड कर दूं, यानी टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। यानी देखो, मैं आपको लिख के बता देता हूं, R सीरीज के अंदर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस कहां तक जाएंगे भाई, n नंबर तक जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल किसका है, आइडेंटिकल है, तो R के इक्वल है। तो R1 R2 R3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R के इक्वल। तो R जब मैं निकालूंगा टोटल रेजिस्टेंस इसका, तो कितना हो जाएगा, n R के इक्वल हो जाएगा। यानी ये जो रेजिस्टेंस निकल के आया है NR, ये किसका निकल के आया भाई, एक रो का निकल के आया है। एक रो का है ना NR रेजिस्टेंस। अब मेरे पास क्या है, m नंबर ऑफ रोज है और सभी किसके अंदर जोड़ रखे हैं भाई, पैरेलल में एक दूसरे के साथ। तो पैरेलल में जब मैं इसका निकालता हूं रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, यानी कि एक रो का रेजिस्टेंस है NR और m नंबर ऑफ रोज और सारी पैरेलल में है, तो 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR। कहां तक जोड़ेंगे हम, m नंबर ऑफ रोज तक जोड़ देंगे भाई। ठीक है, इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं, ये आपने ध्यान रखनी भाई ये चीजें कि क्या क्या हमने जोड़ किया है। ठीक है, अब देखो, एक रो का रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास NR, यानी रेजिस्टेंस ऑफ वन रो।
एक रो का रेजिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल आ गया भाई, एन आर के इक्वल आ गया। अब इसी तरह एम नंबर ऑफ रोज है और सभी को हमने किस में जोड़ रखा है, पैरेलल में जोड़ रखा है। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एन नंबर ऑफ रोज, कि जो एम नंबर ऑफ रोज है ना भाई, उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो देखो इसको हम क्या जोड़ देंगे, 1/r इक्विवेलेंट लिख सकता हूं मैं, तो कितना हो जाएगा 1 में। अब एक रो का रेजिस्टेंस है, सारी पैरेलल में है, तो एक रो का रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है, कितना आया भाई, एनआर के इक्वल है। तो इसको हम क्या करते जाएंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे, तो 1 में एनआर प्लस में 1 में एनआर प्लस 1 में एनआर, और कितनी रो भाई, एम नंबर ऑफ रोज है, तो एम नंबर तक हम इसको लिख देंगे 1/nr प्लस 1/nr प्लस 1/nr, कहां तक जाएंगे, एम नंबर ऑफ रोज तक हम इसको ऐड कर देंगे। तो टोटल जो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा भाई हमारे पास सर्किट का, यानी इन रोज का, वो कितना आ जाएगा, m डिवाइडेड बाय में nr आ जाएगा, यानी 1/nr को कितनी बार ऐड कर देंगे, m बार ऐड कर देंगे। तो टोटल क्या आ जाएगा, m डिवाइडेड बाय में nr आ जाएगा। यहां से अगर r की वैल्यू निकालते हैं तो r इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, nr डिवाइड बाय में m। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सभी नंबर ऑफ रोज का रेजिस्टेंस निकल के आ गया। समझ में आ गया होगा, पहले हमने एक रो का रेजिस्टेंस निकाला, एक रो का रेजिस्टेंस आ गया nr के इक्वल, फिर सारी क्या है, इसका भी nr के इक्वल आएगा, इसका भी nr के इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि हमने n नंबर ऑफ सेल मान रखे एक रो के अंदर, तो सभी का जो आएगा हमारे पास क्या आएगा, nr nr nr, सभी का टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब सभी क्या है, पैरेलल में है, तो सभी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, 1/nr प्लस 1/nr प्लस 1/nr, n नंबर ऑफ रोज है तो m नंबर तक जोड़ देंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आएगा, nr डिवाइड बाय में m। तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब मैं क्या करता हूं, इस सीरीज का रेजिस्टेंस निकाल दें, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो इसको मैं रब कर देता हूं यहां से, क्योंकि फिर डायग्राम भी आपको समझना जरूरी होता है भाई, और डायग्राम को रब कर दूंगा तो फिर आपको समझ नहीं आएगा कि इसके अंदर क्या किया था डायग्राम में। तो मैं यहां पर लिखता हूं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बोल दो या एलिमेंट बोल दो, कुछ भी, तो क्या हो जाएगा भाई, देखो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, आर है, ये भी तो ऐड होगा टोटल रेजिस्टेंस में। तो आर प्लस में जो इंटर रेजिस्टेंस आया क्या है भाई, एन आर डिवाइड बाय में एम, ये हमारे पास क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस हो गया ना भाई सर्किट का। अब मैं क्या करता हूं, रेजिस्टेंस तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हमारे पास बात आती है ईएमएफ की, ठीक है। तो ईएमएफ की बात आएगी, तो देखो जब हम क्या करते हैं, सेल को पैरेलल में जोड़ते हैं, तो जितना एक सेल का ईएमएफ होता है उतना ही क्या होता है, सारे सेल्स का होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक रो का ईएमएफ कैलकुलेट कर देता हूँ, तो वही ईएमएफ क्या होगा, इस सारे अरेंजमेंट के अंदर वही ईएमएफ जाएगा, क्योंकि जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं रेजिस्टेंस को, तो ईएमएफ सभी का क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, जो जब हमारे पास ईएमएफ की बात आएगी, तो ईएमएफ हमारे पास क्या जाएगा, यानी ईएमएफ ऑफ वन रो, यानी जितना भी एक रो का ईएमएफ हुआ वही ईएमएफ क्या हो जाएगा, पूरे अरेंजमेंट का जाएगा। अब देखो ये हमारे पास एक रो है, इसके अंदर कितने सेल लगे हैं, एन नंबर ऑफ सेल लगे हैं, और एक सेल का ईएमएफ हमने किसके इक्वल माना है, ई के इक्वल माना है, ठीक है। इसी तरह E1 E2 E3 आप जोड़ते जाओगे तो कितनी बार तो जोड़ोगे भाई, n नंबर तक जोड़ोगे। और अगर मैं कह दूं भाई E1 E2 E3 सभी किसके इक्वल है, E के इक्वल है, यानी जैसे हमने रेजिस्टेंस माने थे E1 E2 E3 E4 मैंने सभी क्या मान लिया भाई, E के इक्वल मान लिए n नंबर तक, तो टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा, n इंटू में E के इक्वल हो जाएगा भाई, ठीक है। अब देखो इस रो का भी जो ईएमएफ आएगा वो एन ई के इक्वल आएगा, इसका भी एन ई के इक्वल आएगा, इसका भी क्या आएगा, एन ई के इक्वल आएगा। तो जितना एक रो का ईएमएफ होगा, वही जो ईएमएफ होगा पूरी अरेंजमेंट का हो जाएगा पैरेलल में, ठीक है। तो यही बात आपके दोस्त समझ लें कि इसके अंदर ईएमएफ और रेजिस्टेंस वाली, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं। अगर ये दो चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाती है तो आप इसकी कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो। तो यहां से देखो जितना एक रो का ईएमएफ आएगा वही ईएमएफ किसके अंदर चला जाएगा, पूरी अरेंजमेंट के अंदर चला जाएगा। अब पूरी अरेंजमेंट के अंदर ईएमएफ क्या आएगा, एक रो के ईएमएफ के इक्वल आएगा ना, तो एक रो का ईएमएफ क्या है, एन ई के इक्वल आया हमारे पास। अगर अब भी किसी बच्चे को डाउट रहता तो देखो हमने दिखाई थे रेजिस्टेंस, जब हमने रेजिस्टेंस को
पैरेलल के अंदर जोड़ा था ऐसे, सीरीज पैरेलल में जोड़ा था हमने ऐसे भाई, ठीक है। तो इसका इसका जो पोटेंशियल था, सभी का पोटेंशियल मैंने किसके इक्वल लिखा था, V के इक्वल, और रेजिस्टेंस क्या माना था, R1 R2 R3, यानी रेजिस्टेंस हमारा अलग था लेकिन पोटेंशियल सभी का क्या था, सेम था ना, ठीक है। तो उसको हमने ये नहीं किया था। और कुछ बच्चे ये भी सोचे भाई m नंबर ऑफ रोज हैं तो इस ईएमएफ को हमने m से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया। तो देखो जितना एक रो का आता है यहाँ पर इसका पोटेंशियल था V, इसका पोटेंशियल V, इसका पोटेंशियल V, तो जब हमने टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया था तो उसके अंदर हमने एक ही पोटेंशियल लिया था V, ना कि 3V लिया था, यानी सिर्फ एक V के को लिया था ना। अगर से भी ऐड करते तो यहाँ पर भी 3V लेते, लेकिन वहां पर भी क्या लेता V। तो जो पोटेंशियल हमारा एक सेल का होता है वही पोटेंशियल हमारा पूरे अरेंजमेंट का हो जाता है। तो इसके अंदर जो हमारा ईएमएफ आएगा एक रो का, वही ईएमएफ क्या होगा पूरी अरेंजमेंट का हो जाएगा। तो एक रो का ईएमएफ किसके इक्वल आ गया भाई, एन ई के इक्वल। तो ईएमएफ आ गया हमारे पास, क्या आ गया, टोटल रेजिस्टेंस आ गया। तो अब हम यहाँ से टोटल करंट कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, ठीक है। अब मैं इस डायग्राम को यहाँ से रब कर सकता हूँ ताकि हमें खुद से सोल्व करने के लिए कुछ जगह मिल जाए। समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे हमने इस डायग्राम को अरेंज किया है। इसको मैं भी यहाँ से कर देता हूँ रब थोड़ी देर के लिए, जब तक हमारी कैलकुलेशन ना होती, ठीक है। तो देखो यहाँ से अगर आप टोटल करंट निकालोगे तो करंट किसके इक्वल होता है, V बाई R, और V किसके इक्वल है, EMF के इक्वल है। तो कितनी हो गई भाई, एन ई, और रेजिस्टेंस हमारे पास टोटल कितना है ये, यानी R प्लस में एन आर डिवाइड बाई में M, ये आ गया। अब इसको सोल्व कर दो भाई, सोल्व करोगे तो I क्या हो जाएगा हमारे पास, एन ई डिवाइड बाई में इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे आ गया M, ये हो जाएगा एम आर प्लस में एन आर। तो यहां से क्या हो जाएगा, m ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एम एन ई डिवाइडेड बाई में एम आर प्लस में क्या होगा आपका एन आर, ठीक है। तो ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई I इज इक्वल टू में एम एन ई डिवाइडेड बाई में एम आर प्लस में एन आर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल करंट आ गया। लेकिन देखो करंट तो हमने निकाल दिया, लेकिन मैक्सिमम करंट कब आएगा इस सर्किट के अंदर। तो देखो उसमें तो हमने क्या मान लिया था भाई कि एक बार जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसको ज्यादा मान लिया था, एक बार इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हमने क्या मान लिया था, कम मान लिया था। लेकिन देखो इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी आपका n से मल्टीप्लाई है, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो भी आपका क्या है, m से मल्टीप्लाई है। तो m और n जो नंबर ऑफ रोज और जो आइडेंटिकल सेल हमने माने थे वो में क्या करेंगे इसमें प्रॉब्लम। तो देखो करंट की वैल्यू मैक्सिमम आपकी कब आएगी, जब हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू कब आ जाएगी, मिनिमम, यानी जितने हम इसको मिनिमम कर सकते हैं उतनी मिनिमम इसको करेंगे। तो जितनी हम इसको कम करेंगे उतनी क्या आएगी, ऊपर वाली जो वैल्यू आएगी कैलकुलेशन के बाद आपकी क्या जाएगी, ज्यादा आती जाएगी। तो यहाँ पर करंट मैक्सिमम दिखाने के लिए क्या करेंगे, यानी I इज इक्वल टू मैक्सिमम व्हेन जो डिनोमिनेटर आपका एम आर प्लस में एन आर इज मिनिमम, ठीक है। यानी I मैक्सिमम कब होगा, जब आपका ये जो डिनोमिनेटर ये क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए भाई। और मिनिमम से मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, उससे ज्यादा तो हम मिनिमम कर नहीं सकते। इसको नेगेटिव में तो रेजिस्टेंस को हम लेके नहीं जा सकते, ठीक है। तो देखो यहां से अगर इसको मिनिमम दिखाना है तो हम क्या करेंगे कि एम आर प्लस में एन आर इज इक्वल टू, मैं इसको क्या दिखा सकता हूँ भाई, मिनिमम दिखा सकता हूँ। अब इसको सोल्व कर मिनिमम कब होगा, अब देखो इसको यहां से तो हम इसको कुछ कैलकुलेशन कर नहीं सकते, यहाँ से हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको ये लिख देता हूँ कि अनरूट एम आर प्लस में अनरूट एन आर, और इन दोनों का मैं क्या कर देता हूँ, अलग अलग इनकी क्या कर देता हूँ, स्क्वेयरिंग कर देता हूँ अलग अलग। तो ये क्या हो जाएगा मिनिमम, यानी देखो अनरूट कर दिया और साथ में स्क्वेयर कर दिया तो वापिस वही आ जाएगा ना, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा हमारा, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अगर मैं ये कर देता हूँ यहाँ पर कि अनरूट एम आर, इसका क्या कर दिया भाई हमारे पास स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अगर हम इसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करें भाई, इसका अगर इसको और ज्यादा मॉडिफाई करना है तो मैं ऐसे कर सकते हैं कि प्लस अनरूट ऑफ एन आर इसका स्क्वायर। अब मैं इसको स्क्वायर बनाने के लिए क्या करूँगा, अगर मैं ये कर देता हूँ भाई, और इसको मैं कर देता हूँ कि अनरूट, या फिर देखो इसको मैं अगर a और b का स्क्वायर बनाऊंगा तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा भाई कि जो हमारे पास जो टर्म है उसको a को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ और एक को क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसके अंदर ये कर देता हूँ प्लस अनरूट 2m
आर एन आर, ठीक है। एम आर एन आर हमारे पास क्या था भाई, स्मॉल था, ये आपने ध्यान रखना है, एन आर। मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ भाई, ठीक है। और सॉरी, स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, इस टू को बाहर ले लेते हैं। देखो इसके अंदर मैंने क्या किया, ये कर दिया कि एम आर प्लस में एन आर, इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर वापस वही टर्म आ जाएगी। फिर मैंने इसके अंदर क्या किया भाई, ये ऐड भी कर दिया और साथ में इसके अंदर से क्या करें भाई, सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे हम, ठीक है। यानी ऐड किया दो चीज को क्या करें, सब्ट्रैक्ट भी करें, ताकि उसका कोई इफेक्ट ना पड़े, रूट टू एम आर एन आर, और इसको हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू मिनिमम। यानी देखो पहले मैंने इसको मॉडिफाई किया अनरूट में, फिर मैंने इसके क्या कर दिया, प्लस टू अनरूट एम आर एन आर एड कर दिया, और फिर टू अनरूट एम आर एन आर इसके अंदर से क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये इसे कैंसिल हो गए, वापस वही टर्म आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अब देखो ये मिनिमम आपके पास कब होगा, अगर मैं इसको सोल्व करते हैं आगे, तो सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये आ जाएगी। देखो अब ये जो था भाई, ये वाली टर्म और ये नेगेटिव वाली टर्म, इससे हमारे क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है, यानी अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर, इसका होल स्क्वायर, और प्लस में क्या बचेगा, टू अंडर रूट एम आर एन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिनिमम। ये वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। तो यहां से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या होगा भाई, ये जो है मिनिमम कब होगा, या तो हमारे पास इसकी वैल्यू मिनिमम हो, ठीक है, या फिर हमारे पास ये मिनिमम होना चाहिए भाई। अगर मैं इसको मिनिमम के इक्वल पुट करता हूं, तो ये तो सारी टर्म क्या हो जाएगी, मिनिमम। मिनिमम कितना हो सकता है, 0। और अगर मैं ये इसके बीच में क्या माइनस है, ठीक है, तो ये टर्म अगर मैं पुट करता हूं मिनिमम के इक्वल, तो अंडर रूट एम आर, इसका अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर, इसका होल स्क्वायर। मिनिमम कितना हो सकता है भाई, 0 ले सकते हैं मिनिमम, ठीक है। तो अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट करेंगे तो इसका स्क्वायर कैंसिल, क्या बचेगा, अंडर रूट एम आर माइनस में अंडर रूट एन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहां से मैं क्या करूंगा, अंडर रूट एम आर इज इक्वल टू में अंडर रूट एन आर, ये हो जाएगा। अंडर रूट से अंडर रूट क्या होगा, कैंसिल हो गया आपका। अब हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू बची भाई, की आ जाएगा आपका, कि जो एम आर है वो किसके इक्वल होगा, एन आर के। तो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, अगर मैं इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालता हूँ आर, तो आर हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, चलो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है भाई, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन आर डिवाइड बाई में एम, एन आर डिवाइड बाई में एम दिखा दी। तो अगर हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एन आर डिवाइड बाई एम के इक्वल हो जाता है, तब इस सर्किट के अंदर हमारा जो करंट है वो क्या जाएगा, मैक्सिमम करंट जाएगा। यानी देखो मैक्सिमम करंट दिखाने के लिए जो हमारा डिनोमिनेटर था उसको हमें क्या करना पड़ेगा भाई, मिनिमम करना पड़ेगा। मिनिमम करने के लिए हमारे पास क्या थी, ये टर्म थी ना नीचे, तो इसको मिनिमम कर दिया, इसका अंडर रूट करके स्क्वायर कर दिया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। फिर स्क्वायर करने के अंदर फॉर्मूला बनाने के लिए हमने 2 ऐड कर दिया, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जो सब्ट्रैक्शन वाला है उसका हमने फॉर्मूला बना दिया, ऐड वाला एज इट इज। अब हमारे पास 2 टर्म आ गई, या तो ये मिनिमम हो गया, फिर ये मिनिमम होगी, ठीक है। तो ये तो हमारे पास मिनिमम हो सकती, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ मल्टीप्लाई में ये तो 0 ही हो जाएगी। बच्चे हमारे पास ये, तो ये मिनिमम हो गया हमारे पास। जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसकी हमने वैल्यू क्या कर दी, निकाल दी। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग के अंदर अगर हमारे पास क्या होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू एन आर डिवाइड बाई एम के इक्वल हो जाती है, तो हमारे पास जो सर्किट के अंदर करंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। और जो ये हमने ली है इसके अंदर जो मैंने सीरीज के अंदर बताया था कि सीरीज के अंदर जब हम n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम वोल्टेज मिलती है। और जब हम पैरेलल के अंदर उनको ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाती है भाई, मैक्सिमम करंट मिलता है। लेकिन जब हम मिक्स्ड ग्रुपिंग करवाते हैं तो हमें क्या मिलती है, मैक्सिमम पावर मिल जाती है, ठीक है। यानी कि इट इज डन टू ऑब्टेन मैक्सिमम पावर। तो जब हम मिक्स्ड ग्रुपिंग करवाते हैं भाई सेल की, तो मिक्स्ड ग्रुपिंग के अंदर हमें क्या मिलती है, मैक्सिमम पावर मिल जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे भाई, ग्रुपिंग ऑफ
नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स थे हमारे पास सीरीज के अंदर, पैरेलल के अंदर और मिक्स्ड ग्रुपिंग के अंदर। तो यहाँ तक ये आपने करना है। तो ये आपकी आज की वीडियो थी। जैसी भी आपको वीडियो लगती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नया इसका जो पार्ट है उसको स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है। तो और जो न्यूमेरिकल आपके वो भी बीच बीच में मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा आपकी, ठीक है। तो आपने इनको जो ग्रुपिंग वाले हैं भाई इनको करना है ध्यान से, क्योंकि पेपर के अंदर मिक्स्ड ग्रुपिंग के चांसेस आपके आते हैं, क्योंकि सेल को सीरीज में या पैरेलल में हम दे सकते हैं। तो इसको अच्छे से करना है। जो कोई भी प्रॉब्लम लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।